अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक है हेनरीज लॉ, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। तो हम स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले बेटा हम चेक करेंगे इसका स्टेटमेंट, ठीक? हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट। सो यू प्लीज पेन इट डाउन। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, according to Henry's law, the mole fraction the mole fraction of a gas dissolved in liquid the mole fraction of a gas dissolved in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid. You please pen it down first. Okay बेटा, so let's start. Statement क्या है? According to Henry's law के according the mole fraction of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid. अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल रखूंगा आपके सामने। फिलहाल के लिए स्टेटमेंट का मतलब यही निकलता है कि कितना मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व होगा लिक्विड में, वो डायरेक्टली इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उस लिक्विड के ऊपर उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कितना होगा। दिस इज नोन एज, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अब देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बीकर है, इसमें यहां तक लिक्विड है, ठीक? और अगर ये लिक्विड वोलेटाइल है, इस वोलेटाइल लिक्विड के ऊपर इसके वेपर्स होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे वेपर्स होंगे, ठीक? यहाँ पे डिफरेंट, एक तो लिक्विड के भी वेपर्स होंगे और कुछ गैस भी हो सकता है एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने इसको खुला रखा है ऐसे ही। अब सपोज करो मैं इसके ऊपर एक पिस्टन रख रहा हूं, ठीक? मैं इसके ऊपर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन रख रहा हूं, और आपको पता ही है अगर ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और अगर मैं इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर P अप्लाई करूंगा, ये पिस्टन क्या करेगा? ये नीचे नीचे आएगा। आपको मैं दिखा रहा हूं, यहां पे दूसरे कलर से मैं दिखाऊंगा बेटा। यहां तक ही मैंने लिक्विड रखा, ठीक? लिक्विड मैंने बस यहां तक रखा, लिक्विड के ऊपर गैस है, गैस के ऊपर मैंने पिस्टन रखा, पिस्टन पे मैं प्रेशर P अप्लाई कर रहा हूं। दिस इज P एक्सटर्नल, प्रेशर P मैं अप्लाई कर रहा हूं। पिस्टन पे जब प्रेशर P अप्लाई करूंगा, पिस्टन क्या आएगा? नीचे नीचे। सर ये गैस कहां जाएगा? ये तो सीधी सी बात है, जितना आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे P एक्सटर्नल, पिस्टन उतना नीचे नीचे आएगा और ये गैस सीधे जाएगा किसमें? लिक्विड के अंदर। तो यही है, जितना आप ये भी बोल सकते हो सर जितना प्रेशर में एक्सर्ट ज्यादा करूंगा उतना गैस लिक्विड के अंदर चला जाएगा। और हेनरी ने भी यही बोला कि कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस लिक्विड के अंदर है वो डिपेंड करेगा उस गैस का, उस पर्टिकुलर गैस का, यहां पे इस स्पेस में, स्पेस अबव द लिक्विड, वहां पे उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कितना है, दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। तो हम इस स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली वी कैन से दैट, मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं बेटा, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उसने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर गैस। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे गैस A है, मेरे पास यहाँ पे गैस B है, दो गैसेस हैं, गैस A गैस B, ठीक? और इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर गैस A, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल X से। गैस A का मोल फ्रैक्शन is directly proportional to partial pressure of gas A। लेकिन यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, ये गैस A का मोल फ्रैक्शन है लेकिन इनसाइड लिक्विड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसाइड लिक्विड मतलब लिक्विड के अंदर गैस A के कितने मोल्स होंगे, और ये जो है ये पार्शियल प्रेशर है गैस A का। क्या है ये बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, लेकिन कहां पे? इट इज अबव द लिक्विड, इट इज अबव द लिक्विड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीजें जिसने याद रखी समझ लेना, हेनरीज लॉ हो गया। दो चीजें मैंने बताई, एक
XA, sir, what is XA? It is mole fraction inside the liquid. गैस के कितने मोल्स लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हैं? This is one point. And another point is PA. What is PA? PA is partial pressure of gas A. लेकिन partial pressure gas A का कहां पे? Above the liquid surface. Liquid surface यहां तक है, सरफेस के ऊपर इस गैस A का कितना प्रेशर है? इस गैस A का पर्टिकुलरली अपना कितना प्रेशर है? That is known as partial pressure. तो वही तो इसने बोला कि कितना मोल फ्रैक्शन होगा इस पर्टिकुलर गैस का। एक पर्टिकुलर गैस ए का कितना मोल, कितने गैस ए के मोल्स होंगे इनसाइड लिक्विड, दैट विल अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन इस गैस ए के कितना यहां पे इस गैस ए का अबव द लिक्विड कितना पार्शियल प्रेशर है। दिस वेरी सिंपल, दैट इज एक्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए। तो क्या मैं बेटा ये लिख सकता हूं इससे? पहले मैंने क्या बोला कि XA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, दैट इज आई कैन राइट XA इज इक्वल, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी काटते हैं तो वहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चढ़ता है, दैट इज K डैश कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इनटू PA। ठीक, व्हाट इज K डैश? इट इज नथिंग, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर ये गैस A के लिए ऐसा हाल है, ठीक, बताओ गैस B का भी क्या होगा? वहां पे मैंने दो गैसेस लिए हैं, गैस A गैस B, इसका मतलब गैस B का मोल फ्रैक्शन B सिमिलरली किसके बराबर होगा? K डैश इंटू PB। ठीक, फिलहाल के लिए हमें दो इक्वेशंस आई, गैस ए के लिए इक्वेशन फर्स्ट और गैस बी के लिए इक्वेशन सेकंड। इक्वेशंस क्या है? गैस ए का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू K डैश PA, गैस बी का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू K डैश PB। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B जो है, what is it? It is mole fraction of gas B inside liquid. It is inside liquid. What is PB? It is partial pressure of gas B but above the liquid surface. What is XA? Mole fraction of gas A inside the liquid. And what is PA? It is partial pressure of gas A above the liquid surface. फिलहाल के लिए ये दो इक्वेशंस आप पेन डाउन करो। इसके बाद बेटा, इसके बाद अगर हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड को ले, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड को ले बेटा, हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। ठीक, तो मैंने बोला XA विल बी इक्वल टू K डैश, सॉरी XA विल बी इक्वल टू K डैश PA। तो क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट PA इज इक्वल टू 1 बाई K डैश XA। सर क्या लिखा आपने? मैंने ये PA है ना, ये यहाँ पे लिखा, K डैश इधर लाए, ये डिवाइड होगा 1 बाई K डैश XA। यस सर लिख सकते हो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? PA, ये जो K डैश है ना, K डैश 1 बाई K डैश, ये होता है बेटा बराबर और एक कांस्टेंट के, दैट इज नोन एज KH, उसको हम बोलते हैं KH इनटू XA। सर ये KH क्या है? KH वायर KH, शाबाश, वायर KH जो है इज इक्वल टू 1 बाई K डैश, एंड इसी को हम बोलते हैं हैरीज कांस्टेंट। बेटा इसी को बोलते हैं हम हैरीज कांस्टेंट। ठीक, इसी को हम बोलते हैं हैरीज कांस्टेंट। व्हाट इज KH? इट इज हैरीज कांस्टेंट। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, इक्वेशन थर्ड को देखोगे, ठीक, इसको मैंने इक्वेशन थर्ड किया, अगर आप इक्वेशन थर्ड को देखोगे PA इज इक्वल टू KH XA, क्या मैं इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ, इसको ऐसे पुट कर सकता हूँ? PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। यस सर, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने इस कांस्टेंट काट दिया, कांस्टेंट एंड इक्वलिटी काट दी, इसके बदले मैंने प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया। सिंपल सी बात है। तो यहां से आपको क्या कंक्लूड कर सकोगे? दैट PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो यहां से आपका दूसरा स्टेटमेंट बन सकता है हैरीज लॉ का। व्हाट विल बी दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, लेकिन कहां पे? अबव द लिक्विड। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A अबव द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इनसाइड द लिक्विड। क्योंकि ये इनसाइड है, ये अबव है, तो हम दूसरा स्टेटमेंट 2 हैरीज लॉ का यहां पे लिखेंगे। स्टेटमेंट 2 बेटा हैरीज लॉ का आप यहां पे लिखोगे। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? वो हमने कहां से निकाला? इक्वेशन थर्ड से निकाला बेटा। व्हाट इज दैट पार्शियल प्रेशर स्टेटमेंट सेकंड है ये, हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस। अब गैस A था यहां पे, और भी कोई गैस हो सकता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस अबव द लिक्विड is directly proportional to, shabash, partial pressure of any gas above the liquid is directly proportional to what? Shabash, is directly proportional to mole fraction, is directly proportional to mole fraction of that gas
लेकिन कहां पे बेटा, इनसाइड द लिक्विड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनसाइड द लिक्विड. दिस विल बी आवर स्टेटमेंट सेकंड. This will be our statement second. तो लिख लो आप ये भी, that partial pressure of any gas above the liquid is directly proportional to mole fraction of that gas inside the liquid. This will be statement second. तो statement second क्या निकला हमें, partial pressure of any gas यहां से is directly proportional to mole fraction of that gas inside the liquid. Okay, अब मैं इसको erase करूंगा. अब हमने दो statements निकाले, गैस A के लिए और गैस B के लिए. ठीक, तो गैस ए के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, शाबाश, गैस ए के लिए हमारी इक्वेशन बनेगी पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए. गैस ए के लिए पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए और गैस बी के लिए पी बी इज इक्वल टू के एच एक्स बी. तो ये हमारा हेनरीज लॉ, जो हेनरीज लॉ है, ये उसकी दो इक्वेशंस बनती हैं अगर हमने दो गैसेस लिए हैं. ठीक, तो अगर आप मल्टीपल गैसेस अबव द लिक्विड अज्यूम कर रहे हो, मल्टीपल गैसेस हैं, तो हर एक गैस के लिए ये पर्टिकुलर इक्वेशंस बनेगी. के ए हमने क्या, गैस ए के लिए क्या बनेगा, पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए, गैस बी के लिए पी बी इज इक्वल टू के एच एक्स बी. दिस वाज अबाउट हेनरीज लॉ. और हेनरीज लॉ में और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, सर सिंस हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लेकिन यहां पे आप बोल रहे हो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन और केएच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट. सर सॉल्युबिलिटी यहां पे कौन दिखाएगा, मैं बोलूंगा ये जो एक्स ए या एक्स बी, ये दोनों मोल फ्रैक्शंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी सॉल्युबिलिटी को. सर क्या मैं इसका ये मतलब निकालूं कि जितना पार्शियल प्रेशर किसी गैस का ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ऑब्वियसली जितना पार्शियल प्रेशर बी का ज्यादा ऊपर उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी इनसाइड द लिक्विड ज्यादा. तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन यहां पे रिप्रेजेंट करता है सिंपली सॉल्युबिलिटी को. अगर आप मोल फ्रैक्शन ए यहां पे देखोगे, वो गैस ए की सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट करती है, मोल फ्रैक्शन बी एक्स बी रिप्रेजेंट करता है गैस बी की सॉल्युबिलिटी. करेक्ट, ओके बेटा. तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम इसी हेनरीज कांस्टेंट के कैरेक्टर देखेंगे बेटा, हेनरीज कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट. हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स of Henry's constant. Henry's constant. मैंने अभी बोला Henry's constant आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो इसको, के एच, कैपिटल के एच. ठीक, Henry's constant की कैरेक्टर हम देखेंगे. Henry's constant की कैरेक्टर देखो, हमारे पास इक्वेशन जो है वो थी पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए. ठीक, हम यही से कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे किसके, हेनरीज कांस्टेंट के. देखो बेटा, अगर आप के एच निकालोगे यहां से, के एच इट विल बी इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई एक्स ए. सिंस अभी मैंने बोला ये एक्स ए जो है ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता सिवाय किसके, सॉल्युबिलिटी के. ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस. अगर हम एक्स ए बोल रहे हो, इट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ए, इट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ए. अगर आप इसी तरह एक्स बी बोलते हो, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बी. ठीक, तो आप देख सकते हो खुद ही दैट के एच एंड मोल फ्रैक्शन दैट इज सॉल्युबिलिटी की जो रिलेशन है वो इनवर्स है. क्या मैं बोल सकता हूं के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी? यस सर, बोल सकते हो, बोल सकता हूं ना. तो यस सर बोल सकते हो. तो पहला कैरेक्टर यही है कि के एच का वैल्यू ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस विल बी बहुत कम. ठीक, तो के एच का वैल्यू ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम. सॉल्युबिलिटी ज्यादा, के एच का वैल्यू कम आएगा ऑब्वियसली. तो ये पहला कैरेक्टर इसका. दूसरा कैरेक्टर हम निकालेंगे बेटा. देखो, अगर आपको पता होगा, पता होना चाहिए आपको कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ किसकी, ऑफ गैस इन लिक्विड जो होती है, गैस इन लिक्विड जो होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होती है बेटा, ये एक्सोथर्मिक होती है. क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन सर? जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, या जो वही से रिलीज हमें एनर्जी निकलती है, मतलब वही से एनर्जी रिलीज होती है. जब भी गैस डिसॉल्व होगा एक पर्टिकुलर लिक्विड में, वही से एनर्जी निकलती है, वही से एनर्जी निकलती है, दैट इज डेल्टा एच उसका नेगेटिव होता है. अब देखो, इसका मतलब क्या मैं ये बताऊं सर, सिंस
गैस जब आप डिसॉल्व करोगे एक लिक्विड में, सिंस एनर्जी वहीं से निकल रही है, इसका मतलब अगर आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, इसका मतलब अगर आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, बताओ उस गैस की सॉल्युबिलिटी को क्या होगा, वो तो डिक्रीज, ऑब्वियसली वहीं से एनर्जी निकल रही है, आप और एनर्जी और इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर, तो वह उससे क्या होगा, उससे सॉल्युबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड इज एक्सोथर्मिक, सो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। या आप इसको, इस चीज को आप ऐसे भी, पहले आप ये पेन डाउन करो, मैं आपको इस चीज को अच्छी तरह से समझाऊंगा। इस तरह से देखो, देखो बेटा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है लॉजिक। देखो मेरे पास गैस है, मुझे इसको लिक्विड में डिसॉल्व करना है, और क्या बनेगा वहां पे? सॉल्यूशन। वहां पे क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा बेटा। ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस होती है, मैंने इसको बोला, इसको डिसोल्यूशन बोलते हैं, पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। और सॉल्यूशन से वापस गैस निकलना, लिक्विड निकलना, इसको क्या बोलते हैं? शाबाश, इसको मैंने वहां पे बोला था, वहां पे मैंने बोला था इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। वहां पे जब सॉलिड वापस निकलता है ना गैस से वापस निकलता है, वहां पे क्रिस्टलाइज, सॉलिड जब लिक्विड से वापस निकलता है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन फिलहाल के लिए गैस लिक्विड में वापस लिक्विड में डिसॉल्व होगा, दैट इज डिसोल्यूशन। और सॉल्यूशन से गैस वापस निकलेगा, सॉल्यूशन से गैस, मुझे ये नहीं बोलना है, सॉरी। ओके देखो बेटा, इस चीज को आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो अच्छे से। दैट इज, जब भी आप गैस को डिसॉल्व करते हो लिक्विड में, ठीक, जब भी आप गैस को डिसॉल्व करते हो लिक्विड में, अगर ये सॉल्यूशन बना, अगर ये इसमें डिसॉल्व हो गया, तो ये जो रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब वहीं से हीट निकलती है, वहीं से हीट निकलती है, ठीक। और अगर आप इसका बैकवर्ड रिएक्शन देखोगे, वो एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है, ठीक। तो अब देखो आप, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैंने बोला सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज, व्हाई इट इज सो। देखो अगर आपने गैस लिक्विड में डिसॉल्व किया, ये था एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी, और वो डिसॉल्व हो गया, वहां से वहीं से हीट निकलती है। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, हमको पता है टेम्परेचर इंक्रीज अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल, जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, टेम्परेचर इंक्रीज हमेशा फेवर करती है किसको? एंडोथर्मिक रिएक्शन को। मतलब जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है, जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है वही फेवर होती है। अब देखो यहां पे गैस को लिक्विड में डिसॉल्व होना है, होगा, लेकिन वो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड, जब ये डिसॉल्व होगा, वो एक्सोथर्मिक है। लेकिन अगर गैस सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है, वो वापस निकला, सॉल्यूशन से अलग हुआ, दैट प्रोसेस इज रिवर्स प्रोसेस, दैट इज एंडोथर्मिक। मतलब जब सॉल्यूशन से वापस गैस निकला, वो एंडोथर्मिक है। जब गैस लिक्विड में चला गया, सॉल्यूशन बनाया, दैट इज एक्सोथर्मिक। अब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, विच प्रोसेस विल बी फेवर्ड? दैट इज एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक है ना बैकवर्ड प्रोसेस। इसका मतलब जब आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, सॉल्यूशन की कौन सी रिएक्शन, कौन सा पार्ट? एंडोथर्मिक पार्ट, ये फेवर होगा। दैट इज सारी रिएक्शन जो आप चाहते थे आगे की इस डायरेक्शन में हो, वो वापस डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब सॉल्यूशन में जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सॉल्यूशन में जो गैस है वो वापस निकलेगा, लिक्विड अलग निकलेगा, गैस अलग निकलेगा। इसका मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। लेकिन हम यहां पे पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। अब हेनरीज कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो मैंने बोला टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सर वो डिक्रीज होगी। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई, इसका मतलब हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू जो है हेनरीज कांस्टेंट का, वो तो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी की ऑलरेडी इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो ये आप इस रिएक्शन से समझ सकते हो। देखो मैंने सिंपल सा बोला, जब भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इसकी जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन आप गैस चाहते हो लिक्विड में डिसॉल्व होना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये प्रोसेस फेवर नहीं होगी, बल्कि कौन? वापस जो प्रोसेस है एंडोथर्मिक, वही फेवर होगी। दैट इज सॉल्यूशन विल ब्रेक इनटू गैस एंड लिक्विड, दैट इज इट, सिंपल। तो हमने हेनरीज कांस्टेंट के दो कैरेक्टर एंड पे निकालूंगा मैं। पहला कैरेक्टर, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। दूसरा कैरेक्टर,
टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड वो डिक्रीज होगी। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी इसका मतलब हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी और हेनरीज कांस्टेंट की जो रिलेशन है वो इनवर्स है। क्लियर? तो आप ये भी बोल सकते हो ना, टेम्परेचर इंक्रीज हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होता है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। अब आपने बोला था सर सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि सॉल्युबिलिटी इसलिए डिक्रीज हुई क्योंकि सॉल्युबिलिटी होती, गैस की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सिंस टेम्परेचर इंक्रीज सिर्फ फेवर करता है एंडोथर्मिक को, तो एंडोथर्मिक तो आगे वाली प्रोसेस तो नहीं है, एंडोथर्मिक बैकवर्ड प्रोसेस है एंडोथर्मिक। दैट इज द रीजन सोल्यूशन, जब आप सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे जो उसमें गैस है ना वो वापस निकलेगा। आप देखो सोल्यूशन ब्रेक होगा क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये वाली प्रोसेस ज्यादा स्पीड अप होगी, सोल्यूशन वापस ब्रेक होगा गैस और लिक्विड में। गैस तो अलग निकला, लिक्विड तो अलग निकला, ये मत ना है सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। दिस इज द सेकंड कंक्लूजन जो हम हैरीज कांस्टेंट के मतलब निकाल सकते हैं। तो अब आपने एंड पे यही कंक्लूड करना है कि हैरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, हैरीज कांस्टेंट का वैल्यू कम, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। और टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, हैरीज कांस्टेंट का वैल्यू जो है बेटा वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। दैट इज इट, सिंपल। ठीक बेटा। और अब हम लास्ट का कैरेक्टर इसका निकालेंगे, हम इसके यूनिट्स चेक करेंगे। हैरीज कांस्टेंट के बेटा हम यूनिट्स चेक करेंगे, यूनिट्स ऑफ हैरीज कांस्टेंट। देखो बेटा, यूनिट्स ऑफ हैरीज कांस्टेंट, हैरीज कांस्टेंट देखो, हैरीज कांस्टेंट मतलब KH, इसका यूनिट मुझे चेक करना है। ठीक, अभी मैंने बोला KH किसके बराबर होता है? P पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, लाइक गैस A है यहाँ पे, और डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। अब अगर आप देखोगे पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ही तो है, पार्शियल है लेकिन प्रेशर ही तो है, तो प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, है ना। और अगर आप हैरीज कांस्टेंट, ये मोल फ्रैक्शन का यूनिट देखोगे, दैट इज यूनिटलेस, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो इसका यूनिटलेस है, ये है एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय यूनिटलेस, वहां पे यूनिट क्या निकलेगा? एटमॉस्फेयर। दूसरा यूनिट क्या है? बार और या तो पास्कल, तीनों में से कोई भी यूनिट, लेकिन SI में अगर आप बात कर रहे हो दैट इज एटमॉस्फेयर, इसका यूनिट होगा। तो हैरीज कांस्टेंट का जो यूनिट है दैट इज एटमॉस्फेयर। अब हैरीज कांस्टेंट के बारे में तीन बातें। नंबर 1, हैरीज कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, बिकॉज दे शेयर एन इनवर्स रिलेशन। नंबर 2, टेम्परेचर इंक्रीज, हैरीज कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज बिकॉज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। नंबर 3, जो हैरीज कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो होता है बेटा एटमॉस्फेयर या बार या पास्कल, लेकिन अगर आप SI की बात कर रहे हो तब एटमॉस्फेयर आप यूनिट लोगे इसका। ठीक, तो I think this is sufficient for today. I think this much is sufficient for today.